the vectors, whatever you have studied till now. If you have any doubt or concern, then you should ask. Otherwise, we will complete it today. Okay, Sir, seems like doubt in easy. DP. Yes, doubt in DPP. Okay, what is that? Question numbers. You ask the question number, I'm going to answer that. Okay, still there Sir, is an question issue number. of visibility. We're sharing again because of somebody is not able to see. You can type the question number on the chat. DPP number, question number 5 and 8 you are saying. From the last DPP? Yes, sir. I will provide the hint for that from that 6 DPP question number 5 and 8. Okay. No, I'm not sharing the DPP as such, but I'm explaining the question number 5 and 6. That probably was DPP 6. Q5. You can open wherever it is. It says an object of weight W is fastened at one end of a string whose other end is fixed and is pulled sideways by a horizontal force P until the string is at 37 inclination on to the vertical. You need to draw a diagram showing the forces acting on the object and resolve each force parallel and perpendicular to the string. सो ये जो इसने आपसे पूछा है ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये हम बार बार करने वाले हैं एनएलएम चैप्टर में. सो एक स्ट्रिंग है आपके पास, स्ट्रिंग आप लोग जानते होंगे, इट्स लाइक दिस, और इस स्ट्रिंग के एक एंड को आपने फास्ट एंड कर दिया है, तो यहाँ पर आपने इसको फिक्स कर दिया है, तो इस तरह से शो कर देते हैं कि वो फास्ट एंड है. ये रूफ है सीलिंग टाइप के, और उसके एक दूसरे एंड से एक ऑब्जेक्ट को टाई किया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है. Simple pendulum you must be knowing, yeah, you must have seen. Sir, इसके whiteboard बाद is not. yes, सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा The है. whiteboard is not visible. Sir, can you reshare? काफी ज्यादा इशू हो रहा है आज फिर तो. ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ, अभी रीशेयर किया था. अभी आपको दिखा है? Yes, sir. चलेगा. Yes, sir. आप देखिए. So that is called a string. Let me mention over here. इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं. स्ट्रिंग की क्या प्रॉपर्टीज होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे. और ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको आप पार्टिकल कह सकते हो. इसके बाद आप स्ट्रिंग को एक तरफ फोर्स लगाते हो, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स P. फोर्स का नाम उसने P बोला है, ठीक है, उसकी मर्जी, हम लोग फॉलो करेंगे, P मान लेते हैं. देन आफ्टर इट सेज कि ये जो स्ट्रिंग है इसको आपने इस तरह से पुल कर लिया कि ताकि वो एक इंक्लिनेशन पे पहुंच गया समवेयर देयर, एंड यू मेंटेन द फोर्स P which is horizontal. This angle comes out or becomes theta. So अपने को ये फिगर बनाना था, जो फिगर ड्रॉ करने को बोलेगा इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, जैसा उसने बोला हम लोगों ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया. अब आगे ये बोलता है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाले फोर्सेस को अपने को पता करना है. हाँ, कुछ पॉइंट्स अभी आप जानते हो, कुछ पॉइंट आप आगे लर्न करोगे. तो ये जो P फोर्स है उसने बता रखा है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. दिस इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल दिखाया. फिर आपको इतना आइडिया होगा कि जो वेट होता है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एयर में रिलीज करते हुए नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी
और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको वेट कहते हैं। तो वेट को हम डाउनवर्ड दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। सो फोर्स दिखा दिया जो अप्लाई किया गया था, वेट पार्टिकल पे लगेगा वो भी शो कर दिया गया। अच्छा, ये जो पार्टिकल है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग भी पार्टिकल को पकड़ करके रखे हुए फोर्स लगा रहे हैं। और स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगाता है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है। सो स्ट्रिंग का फोर्स, स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स आएगा पार्टिकल पर, वो स्ट्रिंग की तरफ होता है। सो स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जो उससे टाइड होती है। अब स्ट्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। टी, टी फॉर टेंशन। ये टेंशन होता कितना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम लोग स्ट्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल एज्यूम किया जाता है। तो जब कभी आपको स्ट्रिंग बोलेगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सो स्ट्रिंग के लिए दो एजम्पशन रहेंगे। क्या दो एजम्पशंस रहेंगे? पहला तो ये रहेगा कि उसका मास नहीं है, मास लेस होता है। दूसरा ये एजम्पशन रहेगा कि वो इनएक्सटेंसिबल होता है। ये दोनों एजम्पशंस हम हमेशा यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन कुछ और नहीं बोलेगा। सो स्ट्रिंग विल नॉट चेंज इट्स लेंथ। अगर इसकी लेंथ इनिशियली एल थी तो फाइनली भी एल रहेगी, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको टेंशन कहते हैं। स्ट्रिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। उसको जनरली टी से डिनोट किया जाता है। सो आपसे पूछा है कि फोर्स को ड्रॉ कीजिए, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट था उस पर लगने वाले फोर्सेस हम लोगों ने ड्रॉ किए। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है? एक फोर्स बाहर से लगाया किसी ने, हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक फोर्स ये ग्रेविटी का है, अर्थ लगा रहा है। और अगला फोर्स जो है टेंशन है। टेंशन कौन अप्लाई कर रहा है? टेंशन इज अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग। सो दीज आर द थ्री फोर्सेस। फिर इसने आगे बोला है कि रिजॉल्व ईच फोर्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब इन फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व का मतलब कंपोनेंट्स बनाने हैं। किस डायरेक्शन में? स्ट्रिंग की डायरेक्शन में और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखोगे स्ट्रिंग की डायरेक्शन ये है, जिस डायरेक्शन में टी लगा हुआ है, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी दिस। सो अपने को फोर्सेस को इन दो 90 डिग्री पर ड्रॉ करने हैं, रिजॉल्व करने हैं, कंपोनेंट्स करने हैं। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को हम लोग थीटा कह सकते हैं, क्योंकि सेम लाइन और हॉरिजॉन्टल दो लाइंस के बीच में एक वर्टिकल है और एक स्ट्रिंग की डायरेक्शन वाला है। तो W के दो कंपोनेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। W के दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? सो एक तो इधर आएगा कंपोनेंट। आप जानते हो कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ हम कंपोनेंट लिखते हैं cos थीटा, तो ये बनेगा W cos थीटा। और एक दूसरी तरफ जाएगा 90 डिग्री पे, तो वो यहाँ पर आएगा, जिसकी वैल्यू बन जाएगी W sin थीटा। तो ये जो वेट है उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक स्ट्रिंग के अलोंग, एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के अलोंग है, तो उसका कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक एंगल, एक फोर्स और अपने पास बचा हुआ है जिसके कंपोनेंट्स की नीड है, वो है ये P फोर्स ना। अगर ये एंगल थीटा है और P हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा। और अगर वो 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा रहा होगा। क्यों थीटा रहा होगा? क्योंकि ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो दिस बिकम्स 90 माइनस थीटा, सो दिस बिकम्स थीटा। सो इस तरह से आपस में लिंक्ड है। नाउ अब हम P के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक थीटा की डायरेक्शन में और एक थीटा के दूसरी तरफ 90 डिग्री पर। जो थीटा की डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी P cos थीटा, और जो दूसरी डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी P sin थीटा। हो सकता है कि थोड़ा सा भारी पड़ रहा हो आपको, लेकिन फोर्स के कंपोनेंट्स कैसे किए जाते हैं बस उसी का यूज है। यहाँ पर एक साथ कई सारे फोर्स आ गए। एक T फोर्स था, एक P फोर्स था, एक W फोर्स था। फिर उसने बोला कहाँ पे कंपोनेंट करना है, इसके स्ट्रिंग की डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर में। तो आपने वेट के दो कंपोनेंट कर लिए और P के भी दो कंपोनेंट कर लिए। अब इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है? P cos थीटा और W sin थीटा।
देन इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, टी अप साइड है और डाउन साइड है डब्ल्यू कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ये ड्रॉ करने को उसने बोला था, तो आपको ये ड्रॉ करना चाहिए, कॉपी कर सकते हो। और फिर इसको इसने जो आंसर दिए हैं उसमें जैसे P पैरेलल दिया है, तो P पैरेलल ऐसा बनाया P पैरेलल, इसका मतलब P पैरेलल टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के पैरेलल P का कितना कंपोनेंट है, ये है P sin थीटा, तो उसको हम लिखेंगे दिस इज P sin थीटा। अच्छा थीटा कितना दिया गया आपको 37, तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे P sin 37। हाउ मच sin 37 इज, ये आपको याद होना चाहिए, sin 37 is 3/5, so P parallel will become 3p/5। आपको नोटेशन भी लर्न करना है, ये जो P पैरेलल करके ये दो लाइन बनाया ना, इसका मतलब पैरेलल, दैट मींस P का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू द स्ट्रिंग है, तो ये हो गया। फिर आपको ऐसा ऑप्शन दिया होगा P परपेंडिकुलर, आंसर दिया होगा बेसिकली perpendicular, that means component of P perpendicular to the string, so that is going to be P cos 37 and cos 37 आपको याद होगा 4/5। क्या इस तरह से आप सारे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। T का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो T आ जाएगा, T परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है 0 है। इस तरह से आपके आंसर्स चेक हो जाएंगे। कॉपी कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है, इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं इस टेक्निक को। इस टेक्निक को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। So that was a question number 5, was good one। हाँ, इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप जरूर बोलिए, मैंने हो सकता है कुछ जल्दी कर दिया हो, आपके पेस के से फास्ट हो गया हो। आपने बोला कैन यू एक्सप्लेन हाउ थीटा केम, हाउ थीटा केम। थीटा उसने बोला है कि उसको ये स्ट्रिंग जो आपकी वर्टिकल थी ना, वर्टिकल से आप उसको एक तरफ पुल कर ले जाते हो, और कितने एंगल तक ले जा रहे हो, वो एंगल उसने बोला है थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, क्वेश्चन सेज। मैंने 37 से ही स्टार्ट कर सकता था, 30 से उसको थीटा ले लिया, बाद में उसको 37 बोल दिया। फिर ये जो वैल्यूज हैं साइन 37 और कॉस 37, ये आपको याद रखनी होती है। आपको मैंने मॉड्यूल दिया था उसमें लिखा हुआ है, और मैंने एक बार बताया भी है, फिर से मैं बोल देता हूँ। साइन 37 की जो वैल्यू होती है दैट इज 3/5, बहुत इंपॉर्टेंट है 37। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, tan 37 की वैल्यू होती है 3/4। ये बार बार आता है, जैसे आपका 30 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, वैसे 37 आता है। एक और आता है 53, जब 53 बोलेंगे तो ये 4/5 होगा। cos 53 आप बोलोगे तो ये 3/5 होगा। tan 53 आप बोलोगे तो 4/3 होगा। ये आपको याद रखना है, टेबल में बना हुआ। इसके बाद आपके और डाउट्स हैं? हाउ आई शिफ्टेड द थीटा, ओके। थीटा क्या होता है ना, कि जैसे अपने पास ऐसा समझो कि अपने पास अगर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो अगर इस एंगल का नाम हम थीटा कह रहे हैं, तो क्या इसको भी हम थीटा कह सकते हैं? दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन कट करती है तो सेम एंगल बनाती है। सेम स्टोरी यहाँ पर थी। ये जो डब्लू वाला कंपोनेंट है ना, वर्टिकल है, और ये स्ट्रिंग भी वर्टिकल थी, तो इसलिए थीटा यहाँ से यहाँ पर आ गया। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पर है, अगर ये थीटा हो गया तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा होता है। फिर आप बोलोगे कि जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन ये वाली है और ये वाली है, ये आपस में 90 डिग्री पर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो दूसरा वाला थीटा होता है। इस तरह से हमने उसको शिफ्ट कर दिया, और फिर किसी वेक्टर से जो थीटा बनता है उस तरफ cos थीटा लगाते हैं, दूसरी तरफ sin थीटा लगाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसका यूज कर लिया। समझा? बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बोला P sin थीटा coincides with the string। yes, P sin थीटा coincides with the string, so we can call it is parallel to the string, और P cos थीटा is perpendicular to the string। तो सारे फोर्सेस या तो parallel to the string है या perpendicular to the string है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देने का मकसद केवल ये था कि आप ये कंपोनेंट करना लर्न करें, कि जो कंपोनेंट लर्न किया है कि कैसे किया जाता है उसको अप्लाई करें।
हाँ, कुछ नए पॉइंट्स है कि जैसे स्ट्रिंग का टेंशन कैसे लग रहा होता है, क्या होता है, ये क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे। हाँ, किधर लगता है ये अभी आप याद रख लीजिए, टूवर्ड्स द स्ट्रिंग लगता है। वेट हमेशा डाउन साइड एक्ट करता है। पी कहाँ लग रहा है वो आपको बताया गया। देन यू आर आस्किंग बट पी साइन थीटा इज एंटी पैरेलल टू स्ट्रिंग। पी साइन, हाँ पैरेलल का, ओके ओके ओके। देखो क्या होता है ना, पैरेलल कई बार हम लोग बहुत लूज सेंस में यूज करते हैं, तो दोनों को कवर करता है। स्ट्रिंग का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्ट्रिंग एक लाइन है, ठीक है, और आपका पी साइन थीटा इधर है, ऐसा है। तो स्ट्रिंग के साथ ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल, ऐसा एंटी पैरेलल वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का तो अपना कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। लूज सेंस में ऐसा पैरेलल बोल सकते हैं। एंटी पैरेलल वर्ड कब यूज करते हैं? जब अगर मान लीजिए ऐसा बोलेंगे जैसे टी है, टी है आपका ऊपर है, टी के पास, टी फॉर टेंशन फोर्स, इसकी डायरेक्शन है, तो फिर बोलेंगे ये और ये आपस में एंटी पैरेलल है। और जिसके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो उसको एंटी बोलने का मतलब नहीं है, तो बोलेंगे पैरेलल है। वो W डिनोट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ W फॉर वेट, mg, W इज इंडिकेटिंग वेट। और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किधर पॉइंट आउट करता है? वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, अर्थ की तरफ एक्ट करता है। तो जब कभी हमको W का डायरेक्शन या वेट का या फिर mg, इसको कई बार हम लोग mg बोलेंगे, मास इनटू ग्रेविटी, और तो इसको हम डाउनवर्ड शो करते हैं। तो वेट को डाउनवर्ड नेचुरली शो करेंगे, टी को अलोंग द स्ट्रिंग शो करेंगे, पी किधर शो करना है वो उसने बताया है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आप बोला प्लीज एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पी पैरेलल एंड पी परपेंडिकुलर। ओके, पी इज अ फोर्स। अब मैं अलग से बना देता हूँ। देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग इधर जा रहा है उसको मैं से अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसने बोला है फोर्सेस को स्ट्रिंग की डायरेक्शन में और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। तो हमको फोर्सेस को दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं, एक तो इस डायरेक्शन में ले जाना है और या फिर इस डायरेक्शन में ले जाना है। तो जो फोर्सेस 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में रहेंगे उनको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। एंड somebody's mic is open. Can you mute it please? इस जब हम परपेंडिकुलर बोलते हैं दैट मींस द फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और ये जो फोर्स लग रहा है पैरेलल आ रहा है उसको बोलेंगे पैरेलल। इस तरह से हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। लॉन्ग कट में तो लिखना होगा कि ये P का कंपोनेंट है पर पैरेलल टू द स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स P which is parallel to the string। इस लैंग्वेज को लिख लीजिए, फिर आप कनेक्ट कर ले जाएंगे। स्ट्रिंग के पैरेलल P का कंपोनेंट कितना है? सो आप देखोगे ये स्ट्रिंग थी, इसके पैरेलल कोई P आ रहा है, यस आ रहा है, क्या आ रहा है? P sin थीटा, इसका मतलब P sin थीटा हो गया। थीटा को 30 से रख दो, आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो कोई P है, यस है, कौन सा है? ये है। तो ये जो पहले P बनाया है ये उस समय का था, इनिशियल वाला। तो दिस इज P cos थीटा, तो इसका मतलब ये P cos थीटा हो जाएगा। cos 37 की वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि पैरेलल और परपेंडिकुलर इंडिकेशंस का मीनिंग क्या जा रहा है। Then after you are asking if we are asked to draw rectangular component, then PW won't change and T will be resolved. Okay, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला है। अगर हम बोलते हैं कि हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर चाहिए। सो परपेंडिकुलर ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हैं, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हैं, क्योंकि हम लोग ने पी को दो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है, कंपोनेंट किया है। डब्ल्यू को भी मैंने दो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट किया, सो दे आर आल्सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाँ, अगर ये बोलेगा कि हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, देन
ये P ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल था तो इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, W ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल था उसको रिजॉल्व, वर्टिकल था उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, केवल T को रिजॉल्व करेंगे क्योंकि T हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं है, तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हम कंपोनेंट्स किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में करने के लिए कैपेबल हैं। किन डायरेक्शंस में करना है वो क्वेश्चन या तो हमको बोलेगा या फिर हम अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। और दोनों को कोई भी डायरेक्शन में आप करो राइट, अगर वो 90 डिग्रीज में हम लोग कंपोनेंट्स करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बट दे आर पैरेलल टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, नॉट x डायरेक्शन y डायरेक्शन। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन था, आपके बहुत अच्छे डाउट्स भी है। Let's move forward and catch the next question that you have asked is question number 8. ये थोड़ा सा आगे का है, क्वेश्चन नंबर 8, बट स्टिल यू कैन कैच क्योंकि वेक्टर ही इन्वॉल्व है। थोड़ा सा आपको बेसिक काइनेमेटिक्स आता है क्योंकि आप 3 इयर्स का एंट्रेंस दे के निकले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलते हैं एक पार्टिकल है जो एक स्पीड से चल रहा है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक डायरेक्शन में जाता है और आपको पोजीशन निकालना है उसका 3 सेकंड के बाद। तो लेट्स से एक पार्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट करता है, लेट्स से वो ए पॉइंट से, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, और ये इसकी वेलोसिटी दी गई है, ये स्पीड दी गई है, v से चलता है और b पर पहुंचता है 3 सेकंड में, t इक्वल टू 3 सेकंड में। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हम लोग इजीली बता सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता होगा। सो ये फॉर्मूला आप जानते हो इसलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो 3 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा ये हम बता सकते हैं, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है ए बी वो पता चल जाएगी, कितना बनेगा जाकर के 50 इंटू 3, 130 मीटर, सॉरी 150 मीटर ये ट्रैवल करेगा। इतना आपको समझ में आता है? तो ये थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक मोशन वाला चैप्टर आपने यूज कर लिया। अब आप वेक्टर पे आना है। जो स्टार्ट करता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है वो देखते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसने उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, और कितना दूर निकल गया है ये 150। किस डायरेक्शन में निकल गया है ये समझना ज्यादा जरूरी है। इसने जो डायरेक्शन दी है वो 7i माइनस 24j है। सो अगर हमको डायरेक्शन दी गई है तो उसकी डायरेक्शन में हम अगर एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इधर की डायरेक्शन में, लेट्स इसको एन कैप कह देते हैं, कैप। तो एन कैप का मतलब होगा यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। अच्छा, एन कैप कितना आएगा? एक वेक्टर आपको दिया गया 7i माइनस 24j। ये तो एक वेक्टर है। अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दो तो वो डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट है ये 150 है। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, इस वेक्टर की बात करें ए बी वेक्टर की, अब देखना किस तरह से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को लगा रहे हैं। ए बी वेक्टर, कैन वी से कि ए बी वेक्टर का मतलब होगा ए बी का मैग्नीट्यूड और ए बी की डायरेक्शन। नाउ क्या हमको ए बी की डायरेक्शन पता चल गया? यस, क्योंकि एन कैप क्या है, वो ए बी की डायरेक्शन ही है। तो ए बी की डायरेक्शन का मतलब हुआ एन कैप। क्या हमको ए बी का लेंथ पता चल गया? मैग्नीट्यूड, यस 150। तो जो ए बी वेक्टर बना वो 150 एन कैप बन गया। अच्छा, अब इस एन कैप को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट वाला सिंप्लीफाइड हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और तो ये बन जाएगा अपने पास 7i माइनस 24j। इट शुड कन्वर्ट इनटू 25, यू कैन चेक इट। सो अगर ये 25 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा एन कैप हो गया। अब आप इसको यहाँ पे रखिए। सो दिस विल बिकम 150 इन ब्रैकेट 7i माइनस 24j डिवाइड बाई 25।
इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बनेगा, इसके आगे ही लिखते हैं यहाँ पर। सो 25 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 6 टाइम्स जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, बाकी आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया पे आपको ध्यान देना है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट द ए बी वेक्टर इज। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमसे ए बी पूछा ही नहीं था, उसने हमसे क्या पूछा था, फाइनल पोजीशन, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड। इसका मतलब बी का पोजीशन वेक्टर पूछा है, ए का पोजीशन वेक्टर हमको पता है। तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला हुआ करता था इन केस यू रिवाइज थिंग्स, ए बी वेक्टर इज रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नो, अब आपको क्या क्या नोन है, आपको ए बी वेक्टर पूरा पता है, यस। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नोन है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकल आएगा, 100% निकल आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6 7 आई कैप माइनस 24 जे कैप, ये ए बी हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी चाहिए, आप जानते हो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ओ से लिखा जाता है, तो आप इसको ओ बी वेक्टर भी लिख सकते हो, ओरिजिन से लिखा जाता है। माइनस ओ ए जो लिखोगे वो इसमें आई कैप जे कैप लगाने से आ जाएगा, दैट मींस इट विल बिकम 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप। नीड नॉट टू से, यहाँ से आप ओ बी वेक्टर कैलकुलेट कर लोगे। उसके लिए आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। ना यहाँ पर वेक्टर का क्या एप्लीकेशन है, ये सारा वेक्टर का ही एप्लीकेशन आ रहा है कि डायरेक्शन निकालना, फिर वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ लिखना, फिर पोजीशन वेक्टर वाला रूल लगाना, अपने आंसर तक पहुंचना। थोड़ा सा ये मोशन का पार्ट था, कॉपी कर सकते हो। आपने पूछा है, could you please explain this question again as I was facing network issues? So मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, उसके बाद आप वॉच कर लेना। क्विकली मैं समराइज करता हूँ। एक पार्टिकल है जो एक पोजीशन से चलता है, किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और फाइनली बी पर पहुंचता है, ऐसे मैंने मैज्यूम कर लिया है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन में ये वेक्टर। तो हम अगर कोई वेक्टर अपने को पता होता है तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो उसको डायरेक्शन को सिंपलीफाई कर लिया, ये आ गया, तो ये अपने को डायरेक्शन पता चल गया। फिर ये कितना लेंथ ट्रैवल करेगा, यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्पीड आपको पता है, टाइम पता है, तो आपको लेंथ पता चल जाएगी। दैट मींस वी हैव गॉट कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, 150। ए बी की डायरेक्शन कितना है, एन कैप। फिर हम लोगों के पास एक आइडिया होता है, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। ए बी वेक्टर विल बी ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी की डायरेक्शन, ए बी का मैग्नीट्यूड 150, ए बी का डायरेक्शन एन कैप। इसको 150 लिखा, एन कैप को हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। ये मैंने एन वर्ड यूज किया, आप ए कैप लिखो, पी कैप लिखो, सी कैप लिखो, सब चलता है। पॉइंट इज कैप है, कैप का मतलब डायरेक्शन है। सो उस कैप की वैल्यू यहाँ पे रख दी डायरेक्शन की, तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी का वैल्यू अपने को पता है, ए का पोजीशन वेक्टर इसमें आई कैप जे कैप लगाने से मिलेगा, एंड देन यहाँ से बी का पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। ये मैंने आपको बोला है, कॉपी कर लीजिए, सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर वेरीफाई करना है। जो उसमें आंसर दिया गया है आपको आंसर मिलेगा 110%। गलती से नहीं मिलता है तो आपको हमको बताना पड़ेगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था, और इसको डिस्कस करने से आपको कई सारे पॉइंट्स, पर्टिकुलरली वेक्टर का एप्लीकेशन समझा होगा। अच्छी बात है। ओके, सो पीवी का क्या है सर? अच्छा, पीवी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर। एक वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, तो उसको आप जरूर वॉच कीजिए। मैं कहाँ पे लिखता हूँ, कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे लिखूँ, और आपको याद रख ले, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ। शॉर्ट में लिखा हुआ पीवी ऑफ बी, इसका मतलब हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिन से ज्वाइन करके लिखते हैं। तो जैसे हमको पीवी ऑफ ए लिखना होगा, पीवी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये बनेगा ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 3 आई कैप, कोऑर्डिनेट्स के साथ हम आई कैप जे कैप लगाते हैं, -7 जे कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अपने को निकालना है, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ से जो ओ बी निकलेगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा। हो सकता है आपने बाद में ज्वाइन किया हो या उस समय वो लेक्चर मिस कर दिया हो। तो पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर है। और इनकेस आपने कोई लेक्चर मिस किया तो प्लीज डू वॉच अगेन बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट और दे आर अवेलेबल ऑन द लिंक। अगला क्वेश्चन आपने कौन सा पूछा था, जल्दी से रिमाइंड कराइए, फिर हम लोग कुछ वेक्टर को भी कवर कर लेंगे। आपने डीपीपी क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है। डीपीपी इस लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में भी मैं हिंट कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, तो इससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी, लास्ट डीपीपी की हम लोग बात कर रहे हैं। इसने बोला कि आपको 3 फोर्सेस दिखाए जा रहे हैं। सो मैं 3 फोर्स आपको शो करता हूँ। एक इधर उसने F2 दिखाया है, डाउन साइड F3 दिखाया है, जैसा भी हम लोगों ने सिमिलरली ये F1 F2 F3 का नाम ले रहा है। दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। दे आर 3 वेक्टर्स और इस एंगल को 45 बोल रहे हैं, 45 डिग्री। कॉलम 1 दिया गया, कॉलम 2 दिया गया और आपसे बोलता है कि फोर्सेस की डायरेक्शन बताइए। तो हम फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे बताते हैं आप समझेंगे। जैसे कि पहले कॉलम का ए वर्जन है कि अपने को F1 प्लस F2 प्लस F3 की डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर्स का सम है। तो हम जानते हैं जब वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो हमारे पास आइडिया होता है। क्या आइडिया होता है? पहले वेक्टर को आप एक वेक्टर को इस तरह से रख लो, जैसे मैंने F2 को रखा, फिर उसके बाद इसके हेड से F1 का टेल लगा देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते थे, F2 को F3 को यूज कर लो, किसी को भी यूज करोगे चलेगा। आप अरेंज अपने हिसाब से करोगे, पहले एक वेक्टर इधर रखोगे, अगला वेक्टर ऐसा रख सकते हो, नेक्स्ट वेक्टर आप ऐसा रख सकते हो 45 पे, और सभी के मैग्नीट्यूड को बराबर बोलते हैं। तो आप बोलोगे अगर सभी के मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये कुछ ऐसी स्टोरी बनेगी जाकर के। अब रिजल्टेंट कौन सा होता है? आप जानते हो रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो फाइनल को इनिशियल से ज्वाइन करे, मतलब लास्ट का इसको इससे अगर ज्वाइन करा है तो ये आपका रिजल्टेंट बनता है, कुछ ऐसा। जो भी है, एक रफ पिक्चर है। इट सीम्स लाइक कि नेट गया। माय ऑडिबल? अगर ऑडिबल है तो मैं कैरी फॉरवर्ड करता। Yes, sir. कैन यू गाइस हियर मी? ओके गुड, इट वाज शोइंग नो इंटरनेट कनेक्शन। चलेगा, सो इंटरप्ट नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। ये जो मैंने डिफरेंट कलर से बनाया है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आपका F2 वेक्टर था, दिस वाज योर F3, दिस वाज योर F1। सो रिजल्टेंट क्या होता है? जो लास्ट का हेड और फर्स्ट का टेल होता है उसको ज्वाइन करने से बनता है। नाउ इफ यू लुक एट द डीपीपी तो उसमें बी कॉलम में कुछ एरोज बने हुए हैं, कुछ एक एरो ऐसा बना हुआ है, एक एरो ऐसा बना हुआ है, कुछ इधर को बना हुआ है, कुछ इधर को बना हुआ है। तो आप किससे मैच कराएंगे? जो इससे मैच कर रहा होगा। समझ में आया? इसके बाद में एक और मैं बता देता हूँ इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। लिस्ट से बी को पकड़ते हैं। बी बोल रहा है कि F1 अपने को चाहिए, F2 चाहिए और F3 चाहिए, लेकिन F2 को माइनस करना है। तो हम लोग जानते हैं जिसको माइनस करना होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्लस साइन लगा लेंगे और इसको रिवर्स कर लेंगे। सो आप F2 को रिवर्स करो पहले, तो F2 को रिवर्स कर लिया तो ये रिवर्स F2 बन जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ दिस। तो ये माइनस F2 हो गया। फिर इसमें F3 लगाना है तो F3 लगा देंगे, और फिर इसमें अपने को क्या लगाना है? ये F1 लगाना है तो F1 को इधर लगा देंगे। कोई भी कैसे लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली आपको क्या करना होता है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करना होता है, ये वाला। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। अगेन आप बी कॉलम में जाओ,
एक एरो बना होगा जो कि इस तरह से आ रहा होगा रफली, उसी एरो को आपको कैच कर लेना होगा। सिमिलरली अगर आपको आगे वाले निकालने हैं तो सी और डी को भी निकालिए, फिर देखिए एरोज है, फिर ए और बी कॉलम में आपस में मैच कराना है, फिर ऑप्शन चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यू वांट रीशेयरिंग ऑफ स्क्रीन, ये आपको समझ में आया? मैं फिर से बोलूं? सर यस। सर पहले केस में एरो की डायरेक्शन उल्टी चाहिए। क्या फिर से बोलिए आप? पहले केस में एरो की डायरेक्शन उल्टी चाहिए सर, F2 वेक्टर से F1 वेक्टर तक। पहला केस, इस केस की आप बात कर रहे हो राइट? हाँ F2 इस डायरेक्शन में था तो F2 को इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है मैंने, फिर F3 डाउन साइड था तो F3 डाउन साइड ड्रॉ किया है, F1 ऊपर की तरफ था, इधर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। तो जो फाइनल वेक्टर बनेगा वो हाँ ये गड़बड़ किया, सही आपने पता आइडेंटिफाई किया, लेट मी करेक्ट इट। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनली वी स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड जॉइन द हेड ऑफ द लास्ट, पार्डन फॉर दैट। ये आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया कि हम फर्स्ट के टेल से और लास्ट के हेड को ज्वाइन करते हैं, और उसमें रिजल्टेंट को मैंने अदरवाइज ज्वाइन कर दिया था, तो इसको करेक्ट कर लो। तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह का एरो आएगा, इसके लास्ट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक जाना होता है। ये हम लोगों ने लर्न किया था कि पहला वेक्टर इधर लगाएंगे, दूसरा वेक्टर इधर लगाएंगे, तो दो वेक्टर केस में, और फाइनल वेक्टर को फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करना होता है, तो ये रिजल्टेंट होता है। सो दिस इज रिवर्स्ड। सिमिलरली आप सी और डी को बनाओगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, अपने पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, और इस टाइम पे जो बचे हुए 2-3 पॉइंट्स उसको मैं कवर कर लेता हूँ, और उसके बाद टाइम बचेगा तो आपके बचे हुए डाउट को कैरी करेंगे, और अदरवाइज वो डाउट आप ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे तो मैं वहां पे आंसर जरूर भेजता आपको सॉल्व करके। आपने लिखा है, आपने कोई क्वेश्चन भी शेयर किया है, मैं उसको देखूंगा थोड़ा सा पढ़ने के बाद। फिर आपने लिखा आई डोंट गेट द आइडिया हाउ द ब्लू वेक्टर कंप्लीटिंग द डायग्राम इन द इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट बेसिकली होता है कि जब हम इनको ऑर्डर वाइज लिखते हैं ना, तो फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन करने के बाद जो बनता है उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। ये देखने में आपको अजीब सा लग रहा हो, इसको आप कई तरह से ड्रॉ कर सकते हो, साइक्लिक ऑर्डर पे, उस ऑर्डर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर इस तरह से प्रोसीड करते कि लेट से ये हमारा पहला वेक्टर हो जाता, दूसरा वेक्टर हमारा ये कंसीडर करते, तीसरा वेक्टर आप इस तरह से कंसीडर करते, तो आपको तब भी आप देखोगे रिजल्टेंट आपको वही नजर आएगा। इसके हेड से उस फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करना होता है, तो इसका जो ओरिएंटेशन आएगा वो आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से चल रहा है। ये भी पिक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी पिक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है, बस दोनों को देखने का तरीका अलग है। और अंतर क्या है कि इसमें मैंने ऑर्डर पे लगाया हुआ है, इस पे मैंने रैंडम ऑर्डर पे लगा दिया था। ये अभी भी F3 है जो कि यहाँ पर था, ये अभी भी F2 है जो कि आप -F2 है जो कि यहाँ पर -F2 बनाया गया, और दिस इज स्टिल F1, दिस इज स्टिल F1, so this will be known as what? This will be known as F1 vector minus F2 vector plus F3 vector. माइनस क्यों? क्योंकि माइनस था। We can resolve cube by component method। हाँ, आप क्वेश्चन को कंपोनेंट से भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो कंपोनेंट से। आप F1 के 2 कंपोनेंट करो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर रिजल्टेंट बनाओ। हम लोगों ने कंपोनेंट मेथड भी लर्न किया हुआ है। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको डीसीज के बारे में बताया हुआ था, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। एक बार इसको कैचअप कर लेते हैं, फिर इसके बाद 1-2 पॉइंट्स माइनर है, लेबनिज थ्योरम, उसको बता देते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस में आपने देखा था डीसीज के बारे में, इक्वेशन मैंने डाउट ग्रुप में सॉल्व करके भी देखा है। दिया आपको cos स्क्वायर अल्फा है प्लस cos स्क्वायर बीटा आता है प्लस cos स्क्वायर गामा होता है इज इक्वल टू 1। इसका अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ना, वो आपस में इस फॉर्मूले से लिंक होते हैं।
जब अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड एक्सिस से वेक्टर का बनाया हुआ एंगल हो तब की बात होती है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसका आंसर दे दीजिए। ऐसा बोलेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, जहां पर अल्फा बीटा गामा वही है जो हम लोग जानते हैं, एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल है, अपने को इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आप बोलोगे ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, हम इजिली पता कर सकते हैं। आपने आंसर भी दे दिया, ट्रू, दैट्स गुड। सो आप क्या कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप इसको पकड़ के स्टार्ट कर लो। तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। यू नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दैट्स ऑल। इसके बाद आप इसको सिंपलीफाई करोगे, 1 1 1 3 टाइम्स आएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और आपको याद आएगा कि ये तो डीसी इसका से रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन है, इसके बारे में तो हम जानते हैं। कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो गया 2। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से वो मैनिपुलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बेसिकली अपने को क्या यूज करना आना है कि ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है, सो माइंड इट की पूछा जा सकता है, और सिंपल भी। इसके बाद एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग लैमीज थ्योरम कहते हैं। Sir, यस, sir, can you show the last slide again? श्योर, गिव मी अ मिनट। Lami's theorem is going to be the next point. See the previous slide. If you don't, let me know. Okay, so Lami's theorem क्या होता है? अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन किया जिसमें F1, F2, F3 दिखाया गया था, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का है। मैं सिमिलर ही बना देता हूँ। लेट्स से कि अपने पास एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है। नाम कुछ भी दो, F1, F2, F3, K1, PQR, ABC सब चलता है। लेट्स से F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है। लेट्स से ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज θ1, θ2 या फिर अल्फा बीटा गामा लिखें, जो भी चलेगा। यहाँ पे मैं अल्फा बीटा गामा लिख दे रहा हूँ। सो ये अल्फा बीटा गामा को उससे कंफ्यूज नहीं होना है जो डीसीज वाले थे। तो ये लेट से अल्फा एंगल है, इस एंगल का नाम बीटा एंगल है, इस एंगल का नाम गामा एंगल है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या 3 वेक्टर्स लगे हुए हैं, तो उनका रिजल्ट उनके बारे में ये लैमीज बताता है। कब? जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, पर्टिकुलरली फोर्सेस से रिलेटेड होता है। एक टर्म होता है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, कई बार आपसे पूछा जाएगा। इक्विलिब्रियम, जब कभी इक्विलिब्रियम का मतलब है, इसका मीनिंग होता है कि नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज zero. So at equilibrium you will have net force to be zero. Balancing of forces, yes. ये जो पिक्चर है वो 2D 3D में कहीं भी आएगा चलेगा। सो ये जो फिगर है दैट कैन बी इन 2D इन 3D, सभी के लिए वैलिड है, नो मैटर कहाँ पर ये लग रहा हो। बस क्या पता होना चाहिए कि इन वेक्टर्स को अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है तो फिर इस सॉरी नहीं, मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो फिगर है ये फिगर केवल 2D के लिए, और जो डीसीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी वो डीसीज वाला केस में हम कोई भी डायमेंशन में काम कर सकते हैं। ये 2D के बारे में, इन 2D, दैट मींस एक प्लेन में these forces F1, F2, F3 they are acting in a same plane they are acting in।
Yes. So equilibrium means net force has to be zero. अगर net force आपका zero है तो हम लेमिस थ्योरम लगाते हैं। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो ये नल वेक्टर आने वाला है। इसका मतलब है जहां से शुरू होगा वहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर पे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये बना रहे थे ना फिगर, तो ये जो बीच का बच रहा था पोर्शन, इसी को हम रिजल्टेंट बोल रहे थे। लेकिन अगर रिजल्टेंट जीरो आएगा तो फिर ये कंप्लीटली साइकिल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल बनाएंगे। कैसा ट्राइंगल बनाएंगे उसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर इसको आपको कभी ड्रॉ करना पड़े, ट्राइंगल को बनाना पड़े, तो इस तरह से F1 को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, तो ये F1 को इंडिकेट करेगा। फिर F2 आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये F2 को इंडिकेट करेगा। F3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऑल द थ्री रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन जहां पर वो थे। अब ध्यान से देखो, F2 की डायरेक्शन वही रखी मैंने, F3 की डायरेक्शन वही रखी है, F1 की डायरेक्शन वही रखी है, मैग्नीट्यूड भी वही रखा हुआ है। सो ये साइक्लिक ऑर्डर पे बनाएंगे, क्लोज ट्राइंगल बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इनका रिजल्टेंट जीरो है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर है। सो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन कर गए। इसका मतलब है लेंथ ऑफ रिजल्टेंट इज जीरो ना। इस अल्फा बीटा को हम लोग यहाँ पर भी दिखा सकते हैं इस पिक्चर में, अगर आप चाहो तो। इस पिक्चर में कैसे अल्फा नजर आएगा? अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? 2 और 3 के बीच का एंगल है। तो F2 ये है, F3 ये है। तो जब आप इसको आगे प्रोड्यूस कराओगे इस तरह से, तो इस एंगल का नाम अल्फा होना है। आप इस पिक्चर से इस पिक्चर में कैसे कन्वर्ट होंगे वो आपको बता रहा हूँ मैं। फिर बीटा किसके बीच का एंगल है? बीटा इज बिटवीन F1 एंड F3। तो F1 ये है, F3 ये है। हम जानते हो उसको आगे प्रोड्यूस करते हो, तो इसको जब आप इस तरह से प्रोड्यूस कराओगे तो ये F3 की डायरेक्शन बनेगी और F1 इधर है, तो इस एंगल का नाम बीटा है। ओके, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। सो F1 को आगे प्रोड्यूस कराओगे, ये एंगल गामा है। तो इस तरह से अल्फा, ये फिगर और ये फिगर एग्जैक्टली सेम फिगर है, जो कि अलग अलग तरीके से ड्रॉ की गई है। दोनों के लिए लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, और लेमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लगती है। क्या कहता है थ्योरम? डायरेक्टली मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूँ। इसका मतलब होता है कि जो F1 है वो और उसके अपोजिट वाला एंगल को देखते हैं, उस अपोजिट वाले एंगल का साइन लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो रेशियो होता है फोर्स और साइन अल्फा ऑफ द अपोजिट एंगल, ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई उसके सामने वाला एंगल का साइन वर्जन, दैट इज साइन बीटा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू F3 डिवाइड बाई साइन गामा। दैट्स कॉल्ड लेमिस थ्योरम। और अब देखोगे कि इसको हम लोग अपने कॉमन मैथमेटिकल सेंस से भी समझ सकते हैं। तो जब कभी ऐसा बोला जाए, there are three vectors, they are in equilibrium, forces, they are in equilibrium, they are acting like this, they are in a same plane, that means two dimensional, that means everything is in this plane of screen, nothing is outwards. So क्योंकि ये ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाने के लिए वेक्टर्स को एक ही प्लेन पे लाई करना जरूरी है। सपोज के लिए F3 बार की तरफ आ जाता तो वो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो सकता था। So they have to be in the same plane. That means all three has to be coplanar. Yes. So all three should be coplanar. Two-dimensional means coplanar. तो फिर आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? वो क्या करेगा, आपको एक फोर्स दे देगा, तीनों एंगल दे देगा, तो बाकी दो फोर्स के बारे में पूछ लेगा। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड लेमिस थ्योरम, एक्शन इक्विलिब्रियम। ना ये जो लेमिस थ्योरम आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप जानते हो ना कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा साइन रूल, कोसाइन रूल। तो ये साइन रूल ही लिखा हुआ है। साइन रूल क्या होता है? ये साइड लेंथ और सामने वाला एंगल, उसका रेशियो बराबर होता है। जानते हो आप? इस एंगल की अगर आप बात करोगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस गामा। तो अगर इसमें हम साइन रूल लगाएंगे, ये सेम स्टोरी को अलग तरीके से लिखा जा रहा है। साइन रूल, मैथ्स का साइन रूल अगर आप लोग जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं इसको इलेबोरेट कर सकता हूँ। साइन रूल क्या होता है? ये कोई ट्राइंगल अगर आपको बना मिले, तो ट्राइंगल में साइड और एंगल का साइन का रेशियो कांस्टेंट रहता है।
तो हम लिखेंगे F3 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल टू ये वाला साइड लेंथ और ये वाला एंगल। अब देखोगे ये एंगल 180 माइनस बीटा बनेगा, तो ये आएगा F2 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस बीटा। सिमिलरली द थर्ड साइड और ये थर्ड एंगल, ट्राइंगल वाला एंगल चाहिए हमने अंदर वाला, तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इफ यू कनेक्ट देन यू कैन थिंक ऑफ कि वो तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो 180 माइनस थीटा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये साइन गामा बन जाएगा, ये साइन बीटा बन जाएगा, ये साइन अल्फा बन जाएगा, तो एग्जैक्टली इसी के बराबर आ जाएगा। तो Leibniz theorem is nothing but sine rule of a triangle. So they can be connected. Yes, so condition क्या? It has to be in equilibrium, it has to be coplanar, it should make a triangle. Hence we can think of this. Copy कर लीजिए। आपने लिखा है but isn't sine rule applicable for internal angles? Yes, it's applicable for internal angles, and we are using internal angles. We are using this internal one. We are using this, which is internal 180 minus alpha. We are using 180 minus alpha, not alpha. We are using this 180 minus beta. See there. But we know, what we know, sin 180 minus कोई भी नंबर होगा, गामा होगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन गामा बन जाएगा। ये रूल होता है। sin 180 minus बीटा साइन बीटा बनेगा, sin 180 minus अल्फा साइन अल्फा बनेगा। सो एग्जैक्टली ये बन जाएगा। So I just trying to relate it कि जो ये लेमीज है वो साइन रूल से गवर्न किया जा सकता है। अल्फा बीटा गामा क्या है? वो ये एंगल्स है। ओके फाइन, सो दिस इज योर लेमीज थ्योरम। इसके बाद अभी और भी मल्टीप्लिकेशन रहता है, हायर लेवल के मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, और बचा हुआ आइडिया मे बी एक कुछ पोर्शन ऑफ द नेक्स्ट क्लास लग जाएगा। आज डाउट डिस्कशन की वजह से नहीं हो पाया, हालांकि उसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, फिर भी उसको देख सकते हैं। समथिंग कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। शॉर्ट में उसको हम लोग STP बोल देते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप अगर 3 वेक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे हमारे पास एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तीसरा वेक्टर C है, हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आई मीन लाइक एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? यहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं। दोनों जगह डॉट नहीं लगा सकते हैं, ये वैलिड नहीं होगा। आपको समझ में आ जा रहा होगा क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने एक के साथ डॉट लगा दिया ना, तो फिर वो तो स्केलर बन गया, फिर स्केलर का दूसरे वेक्टर के साथ कुछ डॉट नहीं होता है, तो डॉट जो होता है वो वेक्टर वेक्टर के साथ होता है। सो इन 3 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, या तो हम दोनों के साथ क्रॉस लगाएं, या फिर एक डॉट एक क्रॉस लगाएं, दोनों डॉट नहीं लगा सकते। नाउ जब कभी हम एक डॉट एक क्रॉस लगाएंगे तो उसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या तो ये कर सकते हैं दूसरा, या फिर ये कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट मींस स्केलर फाइनली स्केलर आना चाहिए और ट्रिपल वेक्टर का प्रोडक्ट होना चाहिए। नाउ यहाँ पर भी आप करोगे तो ब्रैकेट पहले आपको इसका इसका लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बी और सी को आपस में क्रॉस किया तो फिर ये वेक्टर बनेगा जिसका इस वेक्टर के साथ डॉट डिफाइन हो जाता है। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही ए डॉट बी किया तो फिर ये वेक्टर था ही नहीं, ये स्केलर बन गया। स्केलर का अगले वेक्टर के साथ क्रॉस करने का कोई सेंस नहीं रहेगा, मेकिंग सेंस? सो इसका मतलब है कि जब आपको एक डॉट और एक क्रॉस लगाना होगा तो ब्रैकेट आपको क्रॉस वाले के साथ लगाना होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट आपको इस तरह से लगाना होगा। सो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको सी के साथ डॉट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
और इस वाले केस में पहले हम बी और सी का क्रॉस करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको ए के साथ डॉट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस इन सबको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। फाइनली हमारा आंसर स्केलर आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है, तो आंसर स्केलर आएगा, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसको नोटेशन क्या देते हैं? इसका नोटेशन ऐसा दे देते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी बिग ब्रैकेट। आप बिग ब्रैकेट लगाओ, ए बी सी लिख दो, तो इसका मतलब होता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर एक डॉट है, एक क्रॉस है, क्रॉस को हमने ब्रैकेट पे रखा हुआ है, और इसकी वैल्यू और जो नीचे लिखा दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब आप कहाँ डॉट लगाते हो, कहाँ क्रॉस लगाते हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक जगह आपको डॉट लगाना है, एक जगह क्रॉस लगाना है। और सॉल्व कैसे करते हैं, वो अपने पास यूज बिजनेस है, उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, कि हम दोनों तरफ क्रॉस लगाएंगे, इनसाइड में एंड आउटसाइड में, मतलब इस पर भी इस पर भी, तो उसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि उसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये एसटीपी और वीटीपी जो पॉइंट्स हैं, वो इट विल टेक 10 मिनट टू कवर, और नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करके फिर हम लोग मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस वाला पोर्शन है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। टाइम हो गया आज के लिए, फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई डाउट और कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो। जीपी के और जो भी आपके डाउट बचे हुए हैं, प्लीज पोस्ट देम इन द ग्रुप, व्हेन आई विल फाइंड टाइम आई विल आंसर देम। ओके, thank you guys, see you in the next lecture then.